हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम को लेके डिस्कस किया था डीएफए डिज़ाइन से रिलेटेड। तो उसमें मैंने बताया था कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसी को मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ और आगे की टॉपिक भी इसमें बताएंगे, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आपको एक डीएफए डिज़ाइन करना है जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एंड नंबर ऑफ़ वंस इवन होने चाहिए। तो लेकिन इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 के लिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऐसा डीएफए डिज़ाइन करना है कि जिसमें नंबर ऑफ़ 0 आपका ऑड हो, 1 इवन हो, मतलब 1 की संख्या इवन हो, 0 की संख्या ऑड हो। इसी तरीके से 0 की संख्या इवन कर दी जाए और 1 की संख्या इवन कर दी जाए, 0 की संख्या इवन कर दी जाए, 1 की संख्या ऑड कर दी जाए, या फिर दोनों को ऑड कर दिया जाए और दोनों को इवन करने वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर आप ये तीनों क्वेश्चन के भी आंसर हैं। ये तीनों क्वेश्चन के भी आंसर इसी डायग्राम के अंदर है। जो डायग्राम नीचे बना हुआ है उसी क्वेश्चन के अंदर सारे डायग्राम हैं, तो सारे आंसर हैं। तो जैसे ये पर्टिकुलर डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में जैसे स्टेट डिज़ाइन करते वक्त स्टेट की पावर को समझना, मतलब आप डिज़ाइन करते हैं, आप क्या पावर उसको देते हैं, क्या क्षमता देते हैं, क्या कैपेबिलिटी देते हैं, क्या रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी देते हैं, वो डिज़ाइनर के ऊपर ही होता है। तो ज़ीरोज़ की संख्या, वंस की संख्या जो है वो ऑड ऑड, इवन इवन, ऑड इवन, इवन ऑड, ये 4 सिचुएशन हो सकते हैं। अब आपको समझने वाली जो बात है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर समझना है, वो ये समझना है कि जैसे ये क्वेश्चन का आंसर है, जिस क्वेश्चन का आंसर, तो ये वाला पर्टिकुलर स्टेट क्या कैपेबल है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये इवन के रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके अंदर कैपेबिलिटी है। इस नाते जब जब इवन आपको दोनों पूछा जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एंड वंस इवन, उस सिचुएशन में आप इनिशियल स्टेट को ही फाइनल भी बना देंगे, क्योंकि उसमें कारण है कि आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर 0 भी है, वंस ऑड भी है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अगर 0 है और नंबर ऑफ़ वंस 0 है, तो चूँकि नंबर जो 0 होता है वो इवन नंबर होता है, उस वजह से मतलब नल स्ट्रिंग भी हमारा वैलिड स्ट्रिंग है। इसी तरह से इसको देखिए तो ये इवन है और ये ऑड है, मतलब नंबर ऑफ़ वंस ऑड है और नंबर ऑफ़ 0 ऑड है, नंबर ऑफ़ वंस इवन है। इसकी अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ही ऑड हैं। इसकी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ 0 इवन है, नंबर ऑफ़ 1 ऑड है। आप एक बार इस लूप को ट्रेवर्स करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि जैसे आप यहाँ से यहाँ आए तो 0 की संख्या 1 हुई, जो कि एक ऑड नंबर है। फिर यहाँ गए तो स्ट्रिंग बना 0 1, तो 0 की संख्या भी 1 है, 1 की संख्या भी 1 है, तो ऑड दोनों हो गए। फिर आप यहाँ गए तो 0 की संख्या 2 हो गई, मतलब इवन हो गया, और 1 की संख्या जो प्रीवियस में था वही है 1, जो कि ऑड है। तो उस बेसिस पे आप अच्छा फिर वापस अगर आप इस पे चले गए तो दोनों इवन हो जाएंगे, 0 भी आपका 2 हो जाएगा, 1 भी 2 हो जाएगा, दोनों ही इवन हो जाएंगे। तो आप एक बार इस लूप को ट्रेवर्स करके देख सकते हैं कि ये जो स्टेट हैं वो स्टेट बेसिकली किस चीज़ का काम कर रहे हैं। तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ 0 ऑड होने चाहिए, नंबर ऑफ़ 1 इवन होने चाहिए,
तो आप इसको इनिशियल बना दीजिए और इसको फाइनल बना दीजिए, दोनों बना दीजिए। दोनों का काम, दोनों स्टेट का काम यही करेगा। और इसको यहाँ से इनिशियल फाइनल या ऑर्डिनरी स्टेट हो जाएगा, नाइदर इनिशियल नॉर फाइनल। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ 1 भी ऑड होने चाहिए, नंबर ऑफ 0 भी ऑड होने चाहिए, तो ये जो स्टेट है इसको आप इनिशियल भी बनाइए, फाइनल भी बनाइए, दोनों बना दीजिए, और ये आपका ऑर्डिनरी स्टेट हो जाएगा। तब मतलब सिर्फ नॉन फाइनल स्टेट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर 0 की संख्या इवन कहता है, 1 की संख्या ऑड कहता है, तो इसको आप इनिशियल भी बना दीजिए और फाइनल भी बना दीजिए, तो का काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने 4 अलग अलग तरह के चीज़ें सीख लिए, 4 अलग अलग तरह की चीज़ें सीख लिए और आपका काम चल जाएगा इसमें। तो इसमें एक करेक्शन है, मैं वो करेक्शन आपको बता देता हूँ। इस चीज़ मिस्टेक हो गया है कि जैसे इनिशियल वाली जो बात है, फाइनल तो रहेगा ही रहेगा, जिसको जिसको हमने फाइनल बनाने की बात किया वो सब के सब फाइनल रहेंगे, लेकिन इनिशियल बनेगा ही नहीं बनेगा उस पर डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आपसे पहला केस पूछा गया कि नंबर ऑफ 0 ऑड और नंबर ऑफ 1 दोनों ऑड होने चाहिए। अब अगर ये इनिशियल है तो एक बार आप इसको चल के यहाँ पे आए और एक बार यहाँ पे चल के आए, दोनों ऑड मिला, तो देख के लग रहा है कि इनिशियल उसी को रखना है, फाइनल बस केवल इसको बनाना है। ये नॉन फाइनल रहेगा, मतलब ऑर्डिनरी इनिशियल स्टेट सिर्फ रहेगा, फाइनल नहीं रहेगा। तो हमारा काम चल जा रहा है, इनिशियल उसी को रखना है, अदरवाइज जो पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा। हम इनिशियल और फाइनल दोनों कर दे रहे थे, वो चीज़ गड़बड़ हो जा रही है। केवल फाइनल बदलना है, इनिशियल वही उसी का उसी वही रखना है जो पहले सिचुएशन में था इनिशियल, वही इनिशियल रहेगा। नहीं तो ये लूप आपको चेंज करना पड़ेगा, दिक्कत ये हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं सिचुएशन की कि पहला जी नंबर ऑफ 0 ऑड हो, नंबर ऑफ 1 इवन हो, तो उस सिचुएशन में आपका बना था ये वाला स्टेट, ऑड इवन यही था। तो इसमें देखिए आप कि आप यहाँ से आए, नंबर ऑफ 0 आपके 1 हुए और 1 आपका 0 है, तो ऑड इवन है, तो इनिशियल आपको यही रखना है, फाइनल बस इसको बना देना है, फाइनल ये हो जाएगा। ये वाला जैसे इवन ऑड वाला था, नंबर ऑफ 0 इवन थे, नंबर ऑफ 1 ऑड थे, तो वही है, इनिशियल आपको यही रखना है, बस इसको फाइनल बना देना है। वो एक मिस्टेक हो गया था, इनिशियल भी मैं चेंज कर रहा था, इनिशियल नहीं चेंज करेंगे। इनिशियल चेंज करेंगे तो पूरा जो है सब लूप ही बदल जाएगा। लूप आपको एजेस बदलने पड़ेंगे, एजेस पे लेवल बदलने पड़ेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं उससे है, और अल्टीमेटली वही डायग्राम बनेगा। तो इनिशियल आप वही रखेंगे, इसी को हर क्वेश्चन के लिए, फाइनल बस आप बदलते रहेंगे। अब फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगर आपसे दोनों को इवन कहा जाता है तो दोनों इनिशियल फाइनल यही रहेगा। लेकिन अगर 0 को इवन कहा, ऑड कहा जाता है, 1 को इवन कहा जाता है, तो इसको फाइनल बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि दोनों ही ऑड हों तो आप इसको फाइनल बना दीजिए, इनिशियल वही रहेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ 0 इवन है और 1 ऑड है, तो आप इसको बना देंगे फाइनल, इनिशियल आपका वही रहेगा, ठीक है। और ये फाइनल नहीं बनाइएगा, हर सिचुएशन बदलेगा तो फाइनल बदलता रहेगा। ये सिंपल केवल इनिशियल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसमें कई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, और पूरा डिस्कशन अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरह का आ जाएगा। तो डिज़ाइन में ये 3-4 क्वेश्चन हमने जो करवाए हैं, इसको अगर आप अपने से खुद से करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें डिज़ाइन में देखिए बेसिकली क्या है कि क्या करना है, किस चीज़
के लिए डिज़ाइन करना है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से स्टेट के बिहेवियर को हमें इनबिल्ट करना रहता है, बनाना रहता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए। तो इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए और डीएफए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए एनडीएफए जो होता है वो मशीन फेवरेबल नहीं होता उतना, क्योंकि उसके अंदर उसका नाम ही नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या, कि प्रॉब्लम क्या उसमें है? एक तो देखिए उसमें नल ट्रांजिशन भी अलाउ होता है। दूसरी चीज़ है कि सेम इनपुट सिंबल और सेम प्रेजेंट स्टेट से वो एक से ज़्यादा नेक्स्ट स्टेट पे जा सकता है, एक से ज़्यादा मतलब नेक्स्ट स्टेट हो सकता है, क्योंकि एनडीएफए के केस में मैपिंग जो होती है या जो ट्रांजिशन फंक्शन है जिससे ट्रांजिशन रूल्स बनते हैं, सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल्स, वो इस तरह का होता है, सिग्मा यूनियन नल मैप्स टू 2 टू द पावर की। तो ये जो चीज़ है, इस फैसिलिटी की वजह से, ये जो छूट दे रखा है, इस छूट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप देखिए नल एक तो है, नल मूव अलाउ है। तो मान लीजिए मशीन किसी प्रेजेंट स्टेट में है, जैसे ये ब्लॉक डायग्राम अगर आपको याद होगा, तो फाइनाइट कंट्रोल और रीडिंग हेड। अब मान लीजिए करंट इनपुट सिंबल इस सेल का रीड कर रहा है और फाइनाइट और स्टेट क्यू है, तो क्यू स्टेट है और इसके अंदर मान लीजिए ए लिखा हुआ है। अब एनडीएफए अगर है और आपने ऐसा मूव अलाउ कर दिया कि डेल्टा क्यू नल इज इक्वल टू अनदर स्टेट कोई है या वही स्टेट है, क्यू डैश कर दिया आपने। अब हेड जो है वो इस तरह, और मान लीजिए एक मूव है डेल्टा क्यू कामा ए इज इक्वल टू Q1, क्यू कामा ए इज इक्वल टू Q1, ये भी एक ट्रांजिशन है। तो अब मशीन के पास एक दुविधा हो गई कि वो करे क्या। डेल्टा क्यू कामा ए इज इक्वल टू Q1, तो इसमें से अब मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन पे वैलिड स्ट्रिंग की गुंजाइश है, हो सकता है, ऐसा कोई असंभव वाली बात नहीं है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो अब मशीन किसको उसमें से सेलेक्ट करेगा, पहले वाले ट्रांजिशन रूल को कि दूसरे वाले रूल को, ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या तो बाय बर्थ है इसके अंदर कि ये जो 2 टू द पावर क्यू दे रखा है एक छूट, कि कोई भी जो इसका नेक्स्ट स्टेट होगा वो सेट ऑफ स्टेट होगा। नेक्स्ट स्टेट एक सिंगल स्टेट, कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगल यूनिक स्टेट हो, वो पूरा एक ग्रुप हो सकता है। मतलब पता चला डेल्टा क्यू ए इक्वल टू Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, तो Q1 करली ब्रेसेस के अंदर Q1 Q2 Q3 आया। 2 टू द पावर Q क्या है, कैपिटल Q का पावर सेट है, और पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। पावर सेट के एलिमेंट सबसेट होते हैं कैपिटल Q के। तो मैपिंग जो होगी वो पावर सेट के एलिमेंट के साथ होगी, तो यानी कि सबसेट के साथ होगी। तो मतलब नेक्स्ट स्टेट एक से ज़्यादा स्टेट हो सकते हैं। तो ये भी एक समस्या ही है कि मतलब वो किस स्टेट में जाए। अब मान लीजिए ऑप्शन उसके पास डेल्टा क्यू ए इक्वल टू Q1 Q2 Q3 3 ऑप्शन है, अब जाएगा किसी एक ही पे, तीनों तो जाएगा नहीं। तो इसी नाते एनडीएफए से डीएफए कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एक तो नल मूव रिमूवल पहले काम हो जाता है, नल मूव रिमूव कर दिया जाता है, मतलब एनडीएफए में से पहले नल मूव ही रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वो विदाउट नल मूव एनएफए बन जाता है और वो एक समस्या ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद अच्छा बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है, जो सेट ऑफ स्ट्रिंग
विथ नल मूव एक्सेप्ट हो रहा था, वही सेट ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली विदाउट नल मूव भी एक्सेप्ट होगा, चेंज करेक्टरिस्टिक में नहीं आएगा एफ के। उसके बाद जब आप एनडीएफए से डीएफए में कन्वर्ट करेंगे तो जो वो ग्रुप वाली बात थी कि डेस्टिनी या नेक्स्ट स्टेट एक ग्रुप होता था एक से ज़्यादा स्टेट का, वो भी समस्या ख़त्म हो जाती थी। तो उस समस्या को ख़त्म करने में वो समस्या भी ख़त्म होती थी। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि अब कन्फ्यूज़न नहीं है, Q1 पे जाएं, Q2 पे जाएं, Q3 पे जाएं। जैसे कन्फ्यूज़न ये कैसे होता है, वो उस ग्रुप को एक सिंगल स्टेट मान लिया जाता है, पूरा ग्रुप मिलके एक स्टेट हो जाता है। Q1 Q2 Q3 मिला के एक नया स्टेट बन जाता है, Q4 समझ लीजिए, जो कि पहले से नहीं स्टेट था Q4 उसके अंदर एनडीएफए के अंदर नहीं दिया रहेगा। तो जो नहीं दिया रहेगा उसी को आप समझ लीजिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेट जो आपका एक यूनिक स्टेट हो जाएगा, अब उसके अंदर क्या है कि Q1 Q2 Q3 तीनों की कैरेक्टरिस्टिक निहित हो जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो Q1 अलग से एलोन मतलब एग्जिस्ट करेगा, Q2 भी एलोन एग्जिस्ट करेगा, Q3 भी एलोन एग्जिस्ट करेगा, Q1 Q2 भी हो सकता है एलोन एग्जिस्ट करे, Q2 Q3 भी एलोन एक ग्रुप में एग्जिस्ट करे, Q1 Q3 भी करे, और Q1 Q2 Q3 एक साथ भी एग्जिस्ट करे। तो एलोन एग्जिस्टेंस भी रहेगा साथ में अगर ज़रूरत रहेगी, और दो दो के पेयर में भी रहेंगे, तीन तीन के भी पेयर में रह सकते हैं, चार चार के भी ग्रुप में रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। तो इक्विवेलेंस, अब इसी की वजह से स्टेटमेंट आया कि देयर विल बी इक्विवेलेंट डीएफए फॉर एवरी एनडीएफए, हर एक एनडीएफए का एक इक्विवेलेंट डीएफए होता है। तो ये एक स्टेटमेंट इसी वजह से आया कि हर एक एनडीएफए का इक्विवेलेंट डीएफए रहेगा। और इसमें जो कन्वर्जन करने का जो प्रोसेस है या स्टेप है, एल्गोरिदम है, वो क्या है, एक स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा गया है। पूछा जाता है कि राइट डाउन प्रोसीजर और एल्गोरिदम फॉर कन्वर्जन ऑफ एनडीएफए टू डीएफए। तो सबसे पहला काम देखिए, इनपुट जो है एनडीएफए है और आउटपुट आपका इक्विवेलेंट डीएफए है। अब उसमें पहला स्टेप क्या है कि आप एनडीएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल बना लीजिए, ड्रा कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप यही है। अगर क्वेश्चन पहले से ट्रांजिशन टेबल फॉर्म में दिया गया है तो पहला स्टेप इग्नोर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो दिया रखा है, तो क्या ज़रूरत है उसको बनाने की। लेकिन अगर टीजी फॉर्म में दे रखा है या ट्रांजिशन रूल लिख एक एक करके ट्रांजिशन रूल का सेट दे रखा है, तो आपको बनाना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन में बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रा ट्रांजिशन टेबल फॉर एनडीएफए। उसके बाद मार्क द स्टार्ट स्टेट ऑफ, दूसरा है क्रिएट ए ब्लैंक ट्रांजिशन टेबल फॉर द इक्विवेलेंट डीएफए। अब आप एक ब्लैंक ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे डीएफए के लिए, जो डीएफए आप इक्विवेलेंट बनाने जा रहे हैं वो उसका ट्रांजिशन टेबल ब्लैंक बना लीजिए, उसमें कोई एंट्री ना हो, नेक्स्ट स्टेट वाले पोर्शन में कोई भी एंट्री ना हो, वो ब्लैंक रहेगा। और प्रेजेंट स्टेट में भी कोई एंट्री नहीं रहेगी कॉलम में। अब आप प्रेजेंट स्टेट में एनडीएफए में देखेंगे कि क्या इनिशियल स्टेट है, क्योंकि इनिशियल स्टेट ही एक ऐसा स्टेट है जो चेंज नहीं होगा। अब जैसे यही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आप देखें ध्यान से, तो ये मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो पहले इससे ये बनाएंगे, टीजी से ट्रांजिशन टेबल ड्रा कर लेंगे। बहुत ईजी होता है, कोई इसमें इशू नहीं है, आराम से ड्रा कर सकते हैं, और पहले भी बताया जा चुका है। तो ट्रांजिशन टेबल जब ड्रा कर देते हैं तो उसमें इनिशियल स्टेट मार्क होता है, फाइनल स्टेट मार्क। अब आप देखिए यहाँ पे ए इनपुट पे दो दो जगहों पे जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट जो है उसका Q0 Q1 है और बी इनपुट पे Q2 है। तो ऐसी एक भी एंट्री अगर मिलती है तो समझ लीजिए कि आपका टेबल, मल्टीपल एंट्री अगर मिलता है तो समझ लीजिए आपका टेबल
एनडीएफए का है। और देखिए ब्लैंक एंट्री है ये, डीएफए में कभी ब्लैंक एंट्री नहीं रहती है, इसी नाते डमी स्टेट या डेड स्टेट ऐड किया जाता है कि जैसे यहाँ पे Q2 से A इनपुट पे कोई ट्रांजिशन नहीं शो है, तो आप उसके लिए अगर यही डीएफए होता मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कोई ना कोई स्टेट यहाँ पे होता, और नहीं है तो मान लीजिए एक डमी स्टेट Q3 आपने ऐड कर लिया और Q3 हो गया, और Q3 अब ऐड किया तो Q3 वाला भी रो बनाना पड़ेगा, और Q3 से A इनपुट पे भी Q3 कर दीजिए, B इनपुट पे Q3 कर दीजिए। तो ये मतलब जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें पता चल जाता है कि डीएफए हो सकता हो, लेकिन ब्लैंक एंट्री के साथ में इस तरह की ब्लैंक एंट्री नहीं है बाय द वे, लेकिन इस तरह की एंट्री है तो समझ लीजिए तब भी डीएफए नहीं है, एनडीएफए है। लेकिन ये जो हमने अभी ब्लैंक एंट्री के नाते बताया, ये केवल इस नाते बताया कि डमी स्टेट डेड स्टेट का क्या काम है, क्या कॉन्सेप्ट है उस नाते, क्योंकि डमी स्टेट डेड स्टेट जो हम ऐड करते हैं किसी टेबल के अंदर किसी डीएफए के में, वो सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं कि उससे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं एक्सेप्ट होती, केवल डिफिनीशन जो डीएफए के ट्रांजिशन रूल का मीनिंग दिया रहता है उसको रिमेंस रखने के लिए उसमें लिखा रहता है Q समेशन सिंबल क्रॉस समेशन सिंबल मैप टू 2 to the पावर Q, और सॉरी Q क्रॉस समेशन सिंबल मैप्स टू Q, और एनडीएफए में Q क्रॉस समेशन सिंबल या सिग्मा यूनियन नल मैप्स टू 2 to the पावर Q, ये दोनों में जो अंतर दे रखा है, एक तो यहाँ पे देखिए फाई भी हर एक पावर सेट का एलिमेंट होता है, हर किसी भी सेट का आप पावर सेट बनाएंगे उसमें फाई ज़रूर आएगा, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इस वजह से फाई देने की वजह से, फाई की सुविधा होने की वजह से ब्लैंक वाली एंट्री इसमें अलाउ है, लेकिन डीएफए के केस में फाई नहीं अलाउ है, क्योंकि इसके अंदर फाई जैसा कोई बात नहीं होता है, ये नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कभी ब्लैंक रहेगा ही नहीं, कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर ज़रूर रहता है। तो मैपिंग जो होगी हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए Q क्रॉस समेशन सिंबल, कि जैसे कैपिटल Q में अगर 3 एलिमेंट है, समेशन सिंबल के अंदर 2 एलिमेंट है, तो निश्चित तौर पे 6 जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं सबके लिए मैपिंग कैपिटल Q के अंदर रहेगी। तो ये एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि केवल ये नहीं कि आप बुक पढ़ते चले जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और सॉल्व हो जाए तो उतने से काम चल जाएगा। एनालिसिस करना पड़ता है कि क्यों, क्या है, कैसे है, कहाँ पे क्या अंतर है, क्यों पावर सेट है, क्यों पावर सेट नहीं है, पावर सेट आने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़र्क पड़ा, ये सब जब आपके दिमाग के अंदर, तब आपको बातें समझ में आएंगी। कि जैसे 2 to the पावर Q, बड़ा सिंपल सा 2 to the पावर Q लिख दिया गया, कैपिटल Q का पावर सेट है। अब उस पावर सेट के अंदर एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसेट होते हैं, फाई भी साथ में होता है, उसी फाई का नतीजा है कि ये अलाउ है यहाँ पे, और डीएफए के अंदर फाई नहीं होता है, इस नाते नहीं अलाउ होता है। तो ये बारीकी से जब आप सोचेंगे समझेंगे तब समझ में आएगी बातें। ये कैपिटल Q0 Q1 कैपिटल Q0 Q1 लिखा हुआ है, तो इसको तो नियमतः करली ब्रेसेज के अंदर लिखना चाहिए सारा जो भी है, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं पावर सेट के वो सबसेट होते हैं, और सबसेट एक सेट ही है, और सेट हमेशा ऐसे ही शो किया जाता है। यहाँ पे नहीं, इस पोर्शन में आप करली ब्रेसेज में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रहता है कैपिटल Q का एलिमेंट होता है। ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कैपिटल Q का बिलोंगिंग एलिमेंट है, कैपिटल Q से रिलेटेड है, और ये पोर्शन जो है ये 2 to the पावर Q से बिलोंगिंग एलिमेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 2 to the पावर Q वाले एलिमेंट जो होते हैं वो सेट होते हैं, यानी कि सबसेट होते हैं, यानी कि सेट अल्टीमेटली होते हैं। इस नाते ये सब करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाएंगे। हमने नहीं लिखा है नोट्स में, लेकिन आपको लिखना है, और कुछ किताबों में भी नहीं लिखता है, लेकिन सही तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो
अर्थ, जिस अर्थ में जो चीज़ें हैं उसी अर्थ में रहना चाहिए। और प्रेजेंट स्टेट कॉलम में कैपिटल क्यू से बिलोंगिंग एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से वो सब विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिखे जाते हैं। ये सब बारीकियां हैं, और अगर आप समझेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो इग्नोर करेंगे तो हर समय आपको कहीं ना कुछ दिक्कत मिलती जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखें तो कैसे कन्वर्जन किया गया है। पहले इस ट्रांजिशन टेबल से ये बना लेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा। तो फिर आप जो है पहला जो इनिशियल स्टेट होता है उस इनिशियल स्टेट को यहाँ ले जाके लिख देंगे, और इसमें सारी एंट्रीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग आप करते हैं स्टेट का, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेशन लिखिए। और ये वाली पहली रो डिट्टो कॉपी हो जाती है, जैसे है वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, बस केवल अंतर रहेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये कर लेने के बाद इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि अभी ये पोर्शन नीचे का आपने नहीं बनाया, केवल पहला रो बनाया। अब यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे और यहाँ से मैच करेंगे कि क्या आ चुका है। तो केवल अभी Q0 आया है, वैसे तो कंप्लीट टेबल बना है, तो आप पूरा टेबल देखेंगे तब तो आएगा ही, है ही, मिलेगा ही, लेकिन केवल पहला रो देखिए तो ना तो Q0 Q1 वाला आया है, ना तो Q2 आया है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए Q2 को लिखा। अब Q2 लिखे तो इस रो के इसके सामने ऑब्ज़र्व करिए। तो ऑब्ज़र्व जब करेंगे तो यहाँ पे तो 5 लिखा है, तो यहाँ भी 5 लिख दिया गया। लेकिन अभी देखिए ये 5 लिखा गया है, लेकिन 5 को हटाना रहेगा। डमी स्टेट आपको ऐड करना पड़ेगा जब DFA कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जैसे नहीं बना हुआ है, Q2 से A ट्रांजिशन पे यहाँ पे एक डमी स्टेट आप ऐड कर देंगे, मान लीजिए Q3, और आप इस पे A लिख देंगे, और इस पे भी आप जो भी डमी स्टेट ऐड करेंगे उस पे भी ट्रांजिशन AB का दिखा देंगे। कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस नाते इग्नोर कर दिया जाता है, बट इग्नोर नहीं करना, समझना उस बात को, लिखना भी चाहिए। बाकी देखिए Q2 B इनपुट पे, तो B इनपुट पे Q0 Q1 यहाँ था, दोनों को यहाँ पे लिख दिया। अब इन 4 एंट्रीज में आप देखिए कौन सा नहीं यहाँ पे है, तो Q0 Q1 नहीं है, Q0 Q1 को यहाँ ला के रख दिया। तो अब आपको Q0 पे ट्रांजिशन देखना है और Q1 पे भी देखना है। तो Q0 पे आपने देखा तो यहाँ पे Q0 Q1 है और यहाँ पे Q0 है, दोनों मिला के Q0 Q1 बने, तो Q0 Q1 यहाँ लिख दिया। और इसी तरह के यहाँ आप देखेंगे तो Q1 Q2 आपको मिलेगा, तो Q1 Q2 आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से Q2 मिला, यहाँ से Q1 मिला, तो Q1 Q2 लिख दिया। अब आप देखें तो पूरे टेबल के अंदर केवल Q1 Q2 नहीं आया हुआ, जो Q1 Q2 ग्रुप है, उस Q1 Q2 को यहाँ पे ला के लिख दिए। और सेम तरीके से Q1 रो देखेंगे, Q2 रो देखेंगे, दोनों रो देखने के बाद Q0 सिर्फ मिलेगा और यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो Q1 और Q0 Q1 मिलेगा, तो बनेगा Q0 Q1, यहाँ लिख देंगे। अब आप देखें ध्यान से, इस एंट्री के बाद कोई भी ऐसा स्टेट इसके अंदर नहीं है जो यहाँ पे ना आया हो, सब आ गए हैं। वहीं पे स्टॉप कर देंगे, अपना प्रोसेस अबॉर्ट कर देंगे और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इससे ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, आराम से बन जाएगा। लेकिन वो डमी स्टेट वाली बात ध्यान रखना है। यहाँ पे भले 5 लिखा है, आप बोलेंगे कि टू रिमेन्स डिफिनीशन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन इन DFA we will add a new state or other state as a dummy state, that is Q3, on which we will add transition from Q2 to Q3 with label A, because for A input A it is not given, it is given blank, so we will add, and from Q3 also we will add with transition A और B, दोनों से ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा। और जब आप डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम आराम से बन जाएगा। सिर्फ ये चारों स्टेट को यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 4, और A इनपुट पे Q0 से Q0 Q1 पे जा रहा है, तो A इनपुट से आप Q0 Q1 पे भेज दिए। B इनपुट पे Q2 जा रहा है, Q2 बना दीजिए, ऐसे सारा पूरा बन जाएगा। और इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा और इक्विवेलेंस ऑफ
मतलब NDFA टू DFA इक्विवेलेंस का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, और NDFA से DFA आप आराम से बना भी लेंगे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।